सबसे पहले हेडिंग बनाइए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑफ सेल। सेल का विद्युत वाहक बल, ये चीज बेटा। और आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया से पढ़ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ से बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा आंतरिक प्रतिरोध पूछा जाता है। बात समझ में आ रही, क्या होता है, ये किन बातों पर निर्भर करता है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, कई बार पूछा गया होगा और एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। ठीक है, हेडिंग कर लिया बेटा, सेल का विद्युत वाहक बल। चलो समझते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे ये भी एक प्रकार का विभवांतर होता है। बात समझ में आ रही है। विभवांतर की परिभाषा क्या होती है बेटा, आप में से कोई बताए, फिर मैं आपको समझाऊं। बिल्कुल सही, हम सभी जानते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाएंगे, जो कार्य किया जाएगा उसे ले लेंगे, ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना होगा, उसे ले लेंगे और उस आवेश को ले लेंगे, उन दोनों का अनुपात कर देंगे, आएगा क्या, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। यही तो होता था। अगर हम लोग Q का मान 1 लेते थे, बात समझ में आ रही है, तो एकांक आवेश बोलते थे, ऐसा बोलते थे। और जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे देन तो W बराबर V आ जाएगा, यानी किए गए कार्य के बराबर ही विभवांतर हो जाता है, क्योंकि 1 से भाग करने का कोई मतलब नहीं होता। बात समझ में आ रही। तो हम लोग बोलते थे वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग परिभाषित करने वाले हैं विद्युत वाहक बल को। आप परिभाषा लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। लिखो बेटा, बोले, लिखिए, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य, यहां तक लिख ले बेटा, ध्यान देना। सेल द्वारा किया गया कार्य, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। बात तो एक ही है ना, तो दोनों लैंग्वेज लिख के रखो, ब्रैकेट में उसके बाद लिख लेना, या फिर इसको ऐसे ही बोला जा सकता है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, ब्रैकेट बंद करना है ना। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसका छूटा हो देख ले। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य। बात समझ में आई। उसके बाद लिखना काम वाला है, उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। लिख लें। चलो, इसमें 2-3 चीज और लिखो। एक तो लिखेंगे इसे बेटा, इसको हम लोग कैपिटल E किससे लिखते हैं, कैपिटल E, या फिर एप्सिलॉन, ये भी देखोगे, बात समझ में आ रही है। या फिर शॉर्ट में इसको EMF,
बात समझ में आ रही है? ये चीज चाहे ई से लिखना, एप्सिलॉन से या ईएमएफ से लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? ये लिख लो। ईएमएफ का मतलब बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये चीज लिख लिए। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर ये फोर्स है तो इसका मात्रक न्यूटन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसका मात्रक क्या होना चाहिए? न्यूटन। लेकिन अगर हम इसके परिभाषा पे जाएं तो एकांक आवेश को, बात समझ में आ रही है, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में किया गया कार्य। मान लो क्यू आवेश को आप प्रवाहित कराते हो सेल सहित पूरे परिपथ में, आप क्यू आवेश, तो क्यू आवेश को प्रवाहित कराने में कितना कार्य करते हैं? डब्ल्यू कार्य करते हैं। बात समझ में आ रही है? एकांक आवेश से परिभाषा दिया गया तो गुणे एक तो करा ही सकते हो। एकांक आवेश को रोक लो, क्यू गुणे में उधर भेज दो भाग में, तो एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य डब्ल्यू अपान क्यू होगा। और परिभाषा के अकॉर्डिंग यही आपका ईएमएफ है, विद्युतवाहक बल है। तो यहां से अगर इसका मात्रक निकालें, डब्ल्यू का मात्रक जूल और प्रति कूलम जो कि वोल्ट के बराबर होता है। बात समझ में आ रही? तो वोल्ट और न्यूटन ये तो दो अलग अलग राशियों के मात्रक है, एक तो नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो नाम लिखा गया है इसका सेल का विद्युतवाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये ऐतिहासिक कारणों से लिखा गया। बात समझ में आ रही है? जब इसकी रिसर्च हुई और ये नाम उसको तब दिया गया जब हमको इसके बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी। सेल का विद्युतवाहक बल क्या होता है उसके बारे में जब हम लोग बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे, तभी इसको नाम दिया गया विद्युतवाहक बल। अब परंपरा के तौर पे सब लोग यही कहते आ रहे हैं इसको, सेल का विद्युतवाहक बल, सेल का विद्युतवाहक बल, तो इसलिए हम लोग भी सेल का विद्युतवाहक बल ही पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अभी तक इसको चेंज नहीं किया। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इसका जो नाम है वो थोड़ा सा भ्रामक है, विद्युतवाहक बल, तो आप लोग भ्रम में नहीं पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? आप लोगों को मैं पहले ही सचेत कर दे रहा हूँ कि ये इसका मात्रक न्यूटन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये बल बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्रकार का क्या है बेटा? विभवांतर है। क्या है? विभवांतर। इसका मात्रक वोल्ट होगा या फिर जूल प्रति कूलम। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो नाम से तो कोई दिक्कत रहा नहीं। ओके, ठीक है बेटा। अब देखो इसका हम लोग फार्मूला प्राप्त करते हैं। क्लियर? तो इधर देखना, अगर हम आपसे कहें यदि क्यू आवेश को, कितना आवेश ले लिए? ये क्यू आवेश को संपूर्ण परिपथ, संपूर्ण परिपथ का मतलब बेटा हम सेल को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ब्रैकेट में लिख लेंगे सेल सहित। ठीक है? यदि क्यू आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में, संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य, मान लो कुछ, मान लो डब्ल्यू है, कितना है बेटा? डब्ल्यू है, तब सेल का विद्युतवाहक बल, सेल का विद्युतवाहक बल ईएमएफ है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम लोग किससे लिखेंगे बेटा? ई से लिखते चल रहे हैं, हमारे लिए यही सबसे आसान होगा। ठीक है ना? ओके, ई बराबर, अब आप यही से लिखोगे। बस अगर कोई एप्सिलॉन से लिख रहा है तो आप समझते हो कहाँ विद्युतवाहक बल ही लिख रहा है। ओके, तो ई से लिखेंगे। अब देखो हम सभी जानते हैं बेटा, हम लोग एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य करते थे उसको विद्युतवाहक बल बोलते हैं, यानी कि ई बराबर हमको वही लिखना होगा। तो इसके लिए हम लोग एक एक नियम लगाएंगे, बहुत आसान सा। अब ध्यान देना, अगर हम क्यू आवेश को, कितने आवेश को? क्यू आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में डब्ल्यू कार्य करते हैं, तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में कितना कार्य करेंगे? बिल्कुल सही, एक से तो हम गुणा करा ही सकते हैं, और एक आवेश को रोक लेंगे, क्यू गुणे में उधर जाएगा, तो एकांक आवेश को
पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में किया गया कार्य W/Q होगा। और परिभाषा हमारा यही कहता है, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य ही विद्युत वाहक बल है। उस सेल का, मैंने लिखा है उस सेल का विद्युत, यानी प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? तो W/Q, तो E क्या होगा बेटा? W/Q। याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना, फार्मूले पे नहीं जाना है, नहीं तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। ये W कौन सा है? पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य है। बात समझ में आई? सेल के भीतर भी और सेल के बाहर, तब आप न्यूमेरिकल अटेंड कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पर मैं बार बार लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ये जरूर याद रखना, सेल से। तो ये तो हो गया इसका फार्मूला, ठीक है। यहाँ से अगर इसका हम लोग मात्रक निकालें तो W का मात्रक जूल बटे आवेश का मात्रक कूलम। बात समझ में आई? और जूल प्रति कूलम क्या होता है बेटा? तो विद्युत वाहक बल का भी ऐसा ही मात्रक क्या होगा बेटा? वोल्ट होगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? नहीं। तो इतना लिखो, फिर हम इस पर एक COT पॉइंट हम लोग देख लेते हैं विद्युत वाहक बल पर, एक दो जो भी है। हम लोग इस पर कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी करेंगे। COT पॉइंट देखिए, सबसे पहली बात इसमें हम लोग ये लिखेंगे, सेल का EMF का मतलब बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो सेल का EMF होता है, सेल का EMF, उसके का मतलब सेल के जो इलेक्ट्रोड है उसके आकार पर निर्भर नहीं करता। बात समझ में आ रही है? जो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है उस पर भी निर्भर नहीं करता। जो उसमें वैद्युत अपघट्ट की मात्रा है, मतलब कितना भरे हो, उस पर भी निर्भर नहीं करता। बात समझ में आ रही है? केवल दो चीज़ों पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोड की प्रकृति क्या है, बात समझ में आ रही है, और वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति क्या है, यानी कौन सा आप रखे हो उसमें। बात समझ में आ रही है? कौन से धातु का आप इलेक्ट्रोड लिए हो, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग लिखेंगे सेल का EMF उसके विद्युत अपघट्ट व इलेक्ट्रोडों, दो इलेक्ट्रोड होता है ना, वह इलेक्ट्रोडों के प्रकृति पर निर्भर करता है। बात समझ में आई? सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है बेटा, वो विद्युत अपघट्ट व इलेक्ट्रोडों के प्रकृति पर, किस पर? विद्युत अपघट्ट व इलेक्ट्रोडों के प्रकृति पर निर्भर करता है। ये बात याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है? सेल के, इसी में आगे बढ़ाते हुए लिख लेंगे, सेल के इलेक्ट्रोडों के आकार उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी का मतलब बेटा इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। बात समझ में आ रही है? कितनी दूर पर रखते हो इस पर निर्भर नहीं। तथा विद्युत अपघट्ट की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। इसको भी याद रखिए, इलेक्ट्रोडों के आकार, उनके बीच की दूरी और विद्युत अपघट्ट की मात्रा, इन सब पर निर्भर नहीं करता। ये चीज याद रखेंगे। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ध्यान देना बेटा, इसका एग्जांपल देख लो। मान लीजिए आपके पास कोई एक शुष्क सेल है। क्या है बेटा?
देखते रहिए, नहीं तो कम समझ में आएगा। ठीक है, लिखिए नहीं। ओके, ये हो गया। ये क्या है बेटा, तो बोलेंगे सुस्त सेल। बात समझ में आई? और यहाँ पर एक चीज और होगा, इस तरीके से बना होगा। बात समझ में आ रही है? चलो मैं इसमें बना दे रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोड होगा ना, ओके। ठीक है, इस टाइप से कुछ होगा। अब अगर हम इस सेल का मान लो शुष्क सेल है, इसका जो विद्युत वाहक बल है वो 1.5 वोल्ट है, ऐसे मान लो। इसका जो विद्युत वाहक बल है बेटा ई, वो कितना है? 1.5 वोल्ट अभी है। अब अगर हम इसको कहीं से भी काट दें, मान लो इसके इस इलेक्ट्रोड को आधा कर दें, इसमें जो विद्युत अपघट भरा है उसकी मात्रा भी आधा हो जाएगी, या कुछ भी हो जाए मात्रा, कुल मिला के यहाँ पे हम एक सेक्शन ले रहे हैं, सेक्शन लाइन। और ये मान लो यहाँ से हम काट रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं? ऐसे काट। जरूरी नहीं कि आधा आधा ही काटो, कहीं से भी काट दो। और काट के आप देखोगे तो आपको तो एक सेल यहाँ पे मिलेगा ऐसे, ये सेल का इतना भाग इधर हो गया। बात समझ में आ रही है? और जो ये नीचे वाला हिस्सा था, इसको थोड़ा सा इधर बना दे रहे हैं। और आप देख पाओगे दो सेल मिल गए आपको। बात समझ में आ रही है? वो दो सेल में विभक्त हो गया, एक ये और एक ये। लेकिन जब आप उनका विद्युत वाहक बल देखोगे कितना है, तो जितना पहले था उतना ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? इसका भी अगर विद्युत वाहक बल हम लोग E1 माने, कितना मान ले बेटा? तो 1.5 वोल्ट। और इसका अगर हम विद्युत वाहक बल E2 माने तो इसका भी 1.5 वोल्ट। ये प्रदर्शित करता है कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है बेटा, वो इलेक्ट्रोडों के आकार पर निर्भर नहीं करता, उनके बीच की डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता, वैद्युत अपघट की कितनी मात्रा है उस पर भी निर्भर, वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का इलेक्ट्रोड यहाँ था वही यहाँ है, किस प्रकार का विद्युत अपघट यहाँ था वही यहाँ है, तो विद्युत वाहक बल भी उतना ही है और इसका भी उतना ही। बात समझ में आई? तो ऊपर लिखी गई लाइन आपको समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? एक चीज इतना क्लियर हो गया। दूसरी चीज समझना बेटा, अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये सब देखने के बाद, कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है, क्योंकि उसमें जो सेल के अंदर जो आप विद्युत अपघट भरे हो उसका प्रकृति तो बदलने वाला नहीं है, जो आप इलेक्ट्रोड लिए हो उसका भी प्रकृति बदलने वाला है। ऐसा तो नहीं ना कि कॉपर का लिए हो सिल्वर का हो जाएगा, नहीं होगा ना। बात समझ में आ रही? तो उसका विद्युत वाहक बल भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, स्पष्ट है, सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF नियत रहता है। क्या रहता है बेटा? रहता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं ना? थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, दिख रहा है? एक चीज और देखेंगे हम लोग, जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है यानी EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक
अदिश राशि है। क्या है बेटा? ये चीज, लेकिन फिर भी हम इसकी डायरेक्शन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसको समझना, देखना बात। इसी के नीचे आप लोग फिगर बना लेना, ठीक है? मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, आप इसके नीचे फिगर बना लेना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेल है इस तरीके से, ये बात समझ में आ रही है? ये कौन सा टर्मिनल है बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल, हाई पोटेंशियल वाला। तो बोलेंगे ये पॉजिटिव और ये बात समझ में आ रही? अब अगर इस सेल को हम लोग क्या करें, एक चालक तार है या कोई बाहरी परिपथ है जिसमें कुछ प्रतिरोध वगैरह लगा है, कुछ भी लगा है, उससे हम जोड़ दें। इस सेल को हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे जोड़ने वाले हैं, बाह्य परिपथ से जोड़ने वाले हैं। ऐसे जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ोगे, हम सभी जानते हैं बाह्य परिपथ में धारा प्लस से माइनस की ओर बहने लगेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखिए, तो धारा की जो डायरेक्शन होगी बेटा, क्योंकि हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर धन आवेशों का प्रवाह होगा और उसी के प्रवाह में हम लोग धारा की दिशा को मानते हैं, सर्वमान्य रूप से मान ली गई, यानी धारा इसमें ऐसे प्रवाहित होने लगेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? इस तरीके से याद रखना, ये तो सेल के बाहर की बात हो रही है। अरे इसको हटा दें, समझ में तो आ ही रहा है ना? सेल के बाहर की बात हो रही है। अगर हम सेल के भीतर देखें तो माइनस से प्लस की ओर, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मान लो सेल के भीतर की बात हो रही है। आप इसके अंदर देखना, जो वैद्युत धारा की डायरेक्शन होगी वो माइनस से प्लस की ओर, ये डायरेक्शन होगी वैद्युत धारा की। तो उसको हम लोग चलो इससे बना देते हैं, धारा की डायरेक्शन होगी ये देखो, माइनस से प्लस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ये हो गया। अब एक थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये लो पोटेंशियल है ना, अब है ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल। धारा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर बढ़ रही है। कॉन्सेप्ट समझना। धारा क्या होती है? धारा की दिशा हम किस दिशा में लेते हैं? धन आवेशों के प्रवाह की दिशा, धन आवेशों के। और धन आवेश हम सभी जानते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर प्रवाहित है। यही तो समझ में आया है, ये हम लोग पढ़े भी हैं। लेकिन यहाँ देखो, लो पोटेंशियल से उल्टा हो रहा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर की ओर होगी, धन आवेश से ऋण आवेश इधर की ओर ना, उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित है। तो उसके विरोध में अगर धन आवेशों को प्रवाहित कराना है तो सेल द्वारा कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। बात समझ में आ रही है? और उसके लिए उत्तरदायी कौन है? सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का वही जो है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर सेल के भीतर धारा को प्रवाहित करा रहा है। उसके लिए उत्तरदायी कौन है? ईएमएफ, सेल का ईएमएफ। तो उसकी डायरेक्शन हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, ये प्रदर्शित करने के लिए। ये उसको किससे लिखते हो? ई से। बात समझ में आ रही है? और इसके ऊपर हम वेक्टर नहीं लगाते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या है? अदिश राशि। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बस वो उसके लिए उत्तरदायी कि धन आवेशों को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर प्रवाहित करा रहा है वैद्युत क्षेत्र के विरोध में। तो उसकी डायरेक्शन हम लोग दिखा रहे हैं किस दिशा में। वैद्युत क्षेत्र ये हो गया, वो वैद्युत क्षेत्र कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, ओके। और डायरेक्शन उसकी किधर की ओर बनाएंगे? इधर की ओर। लेकिन धारा की दिशा भी तो इधर की ओर है। तो इन दोनों की डायरेक्शन में डिफरेंस करने के लिए इसकी डायरेक्शन जब हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो इसके एरो के पिछले हिस्से में एक सर्कल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं बेटा? एक सर्कल जोड़ देते हैं। ये होता है इसकी दिशा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो यहाँ पे तो आप ये लिखोगे ईएमएफ एक अदिश राशि है, फिर भी उसकी डायरेक्शन हम लोग ऐसे बना के इसको दिखाएंगे। ये इसकी डायरेक्शन है। और क्यों इसकी डायरेक्शन हम लोग बना रहे हैं आप समझ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये था विद्युत वाहक बल पर सीओटी पॉइंट। इतना नोट कर लो बेटा, मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोई डाउट तो नहीं है तुमको?
लिखो बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, बात समझ में आ रही है? इसको भी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल से क्या समझते हैं, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बात समझ में आ रही है? दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों ही वोल्टेज, दोनों ही विभवांतर ही होते हैं। क्लियर? तो टर्मिनल विभवांतर लिख लें, इसकी भी परिभाषा बोल दे रहे हैं, आप लिख लो, फिर इसको हम आराम से समझाते हैं। ठीक है, लिखो, बोले, देखो, बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लिख ले बेटा, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य लिख लें, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, लिख ले बेटा, देखो, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ये भी लिख लीजिए, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। लिखो, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, एक एक चीज़ है ना, पहले समझ लेते हैं। यहाँ तक लिख लें, उसके बाद देखिएगा, हम सभी जानते हैं बेटा, Q आवेश को मान लो, किसको? Q आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य मान लो W है। क्या है बेटा? और इसको हम W ना लिख करके WEXT लिखते हैं। इससे पता चलता है एक्सटर्नल यानी बाह्य परिपथ में, सेल के भीतर की बात ही नहीं हो रही, बात समझ में आ रही है? सेल के बाहर की बात हो रही है। तो जब सेल के बाहर, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक किसी आवेश को हम लोग लेकर जाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। तो बाह्य परिपथ में किया गया कार्य जो है उसको हम लोग WEXT से लिखेंगे। इतना किया गया। क्यों आवेश को ले जा रहे हो, इतना कार्य किया जा रहा है। एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य किया जाएगा वही तो होगा टर्मिनल विभवांतर। तो आप निकाल सकते हो, एकांक आवेश को रोक लीजिएगा, एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा WEXT। यहाँ पे पहले से था, क्यों गुणे में इधर आएगा, इसी को बेटा हम लोग टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो परिभाषा के अनुसार V इज इक्वल टू आपको मिलेगा WEXT एक्सटर्नल अपॉन Q। बात समझ में आ रही है? लेकिन इस फार्मूले को समझाने के लिए आपको कुछ लैंग्वेज लिखना होगा और वो लिख दीजिएगा। क्या हम लिखेंगे? यदि Q आवेश को बाह्य परिपथ में सेल के एक टर्मिनल दूसरे
टर्मिनल तक ले जाने में किया गया, कितना मान रहे हो बेटा? बात समझ में आ रही है? तो यदि Q आवेश को बाह्य परिपथ में सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य WXT, यानी W बाह्य हो, तब टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर उसको किससे लिखे हो? V से। V इक्वल टू WXT अपॉन, यही तो होगा, कोई डाउट? अगर हम इसका भी मात्रक देखें तो W का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक जूल प्रति कूलम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेम मात्रक। अगर हम EXT ना लिखें तो सेम फार्मूला। बात समझ में आ रही है? इसको जानबूझ के लिखा हूं ताकि आप में एक अंतर बना रहे। EXT का मतलब बाह्य, एक्सटर्नल। बात समझ में आ रही है? तो आवेश को जब हम लोग सेल के बाहर जो परिपथ बना हुआ है उसमें प्रवाहित करेंगे, तो उसमें प्रवाहित कराने में जितना कार्य करेंगे वो ले लेंगे और उस आवेश को ले लेंगे, अनुपात कर देंगे, उस हिस्से के बीच का टर्मिनल विभवांतर आएगा। एक चीज इसमें और कंफ्यूजन होती है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी से, कि क्या सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को ले जाना आवश्यक है, कि बीच में कोई भी दो बिंदु ले सकते हैं? बात समझ में आ रही है? विभवांतर क्या होता है? किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तो परिभाषा मैंने ऐसे लिखवा दिया है, असल में इसको आप ऐसे समझिएगा। नेक्स्ट पेज पे कर लें। ओके, अभी लिखने के लिए टाइम दे दूंगा। सो ध्यान देना, COT देखना है इस पर। मान लीजिए बेटा कोई आपके पास सर्किट है और इस प्रकार से है, यहाँ पे सेल है प्लस माइनस। बात समझ में आ रही? बाह्य परिपथ में मान लो कोई चालक तार है या फिर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसे यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, ऐसे। बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे उपकरण मान लो जुड़े हुए हैं। मैं 3 लेकर आपको समझा रहा हूँ। बात समझ में आ रही? अब आवेश को आप लोग क्या करेंगे, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? मान लो कि आवेश को यहाँ से, ये A हो गया और ये B हो गया, A से B तक ले जाने में, क्यों आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है? W एक्सटर्नल। कॉन्सेप्ट समझना। यदि Q को बाह्य परिपथ ही तो है बेटा, सेल के भीतर की हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना? तो बाह्य परिपथ, यदि Q को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य WEXT एक्सटर्नल है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे पूछूं, 2 पॉइंट और बीच में ले रहा हूं, ये A पॉइंट था और ये B पॉइंट, एक यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, C और D ले लें। चलो एक काम करते हैं, P और Q ले लेते हैं। कोई डाउट? अब देखो, आवेश को अगर आप A से P तक ले जाओगे तो कुछ और कार्य करना होगा, होगा नहीं होगा? और आप P से Q ले जाओगे तो कुछ और कार्य करना होगा। कुल मिला के इससे कम कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा ले गए हो तब W एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना? एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल। ओके, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर A और B के बीच का टर्मिनल विभवांतर आप लिख सकते हो। लिखेंगे क्या? W है, तब A व V के बीच टर्मिनल विभवांतर, ये तो अभी पढ़े हो आप, क्या होगा बेटा? इसको B मान लें तो V इज इक्वल टू होगा क्या? वेरी गुड,
W एक्सटर्नल अपॉन Q आवेश को ले गए थे ना। चलो ये बन गया फर्स्ट। अब ध्यान देना, यदि Q को A से P, कहाँ से बेटा, A से P तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य इसको हम लोग W1 मान लें। मान लो W1 कार्य किया गया, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो Q को P से Q तक, कहाँ तक बेटा, P से Q तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना मान लें, W। आगे देखना, Q को Q से B तक, कहाँ से बेटा, B तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना हो गया, W3। तो आप पहुंच गए ना B तक, A से B तक पहुंच गए, यानी इन सभी कार्य को जोड़ें तो W एक्सटर्नल के बराबर आना चाहिए। बात समझ आ रही है, स्पष्ट है क्या, कि WEXT इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। कोई डाउट नहीं? तो इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ W एक्सटर्नल लिखा है वहाँ W1 प्लस W2 प्लस W3 लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, नहीं तो आपसे गलती होगी, है ना। देखो बेटा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो, V इज इक्वल टू, B क्या था, टर्मिनल विभवांतर किसके बीच का, A और B के बीच का, A और B के बीच का टर्मिनल विभवांतर। V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल की जगह बेटा W2 प्लस W3 बटे क्या लिखा हुआ है, अंश में 3 पद है, हर को लेकर अलग हो जाओ। चलो इसके बाद देखना, V इज इक्वल टू W1 अपॉन Q प्लस W2 अपॉन प्लस W3 अपॉन। अब ध्यान देना, विभवांतर की परिभाषा से किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यानी जो W1 अपान Q लिखा है वो A और P के बीच विभवांतर है, ठीक है ना राजवीर। और जो W2 अपान Q है, W2 क्या है, तो आप सभी जानते हो W2 जो है वो P से Q तक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य वो ले लिए तथा उस आवेश को ले लिए, दोनों का अनुपात करा दिए, तो उन दोनों के बीच विभवांतर होगा। और फिर ऐसे ही W3 अपान Q और B के बीच विभवांतर होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर हम यहाँ पे आपसे कह दें कि इन दोनों A और P के बीच का विभवांतर V1 है और P और Q के बीच का विभवांतर V2 है और Q और B के बीच का विभवांतर V3, तब हियर यहाँ देखना बेटा W1 अपान Q किसके बराबर होगा, V1 के बराबर होगा, नहीं होगा? अच्छा, और W2 अपान Q V2 के बराबर होगा और W3 अपान Q V3 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? बातचीत मत करो, अगर बातचीत करोगे तो मैं बढ़िया समझाऊंगा, नहीं तुरंत टॉपिक क्लोज कर दूंगा, कह दूंगा खत्म, ठीक है। देखो V1 को हम बोल क्या सकते हैं, V1 है क्या, W1 बटे Q। W1 कौन सा कार्य था, A से P तक प्रवाहित कराने में, A से P तक प्रवाहित कराने में किया गया कार्य। बाह्य परिपथ ही तो है, बाह्य परिपथ में आवेश को A से P तक प्रवाहित कराने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी हम B1 को बोल सकते हैं A और P के बीच का टर्मिनल विभवांतर। तो यहाँ पर लिख लेंगे। अभी यहाँ पे आपका एक भ्रम खत्म होने वाला है ना, ध्यान देना। यहाँ पे लिखेंगे A से P, A P के बीच
के बीच टर्मिनल विभवांतर। बोलो बेटा, ये बात समझ में आ रही है? ओके। चलो यहाँ पे हम लोग ये बदल देंगे। ठीक है, तो B2 क्या है बेटा? B2 आपको साफ साफ दिख रहा है, P और Q के बीच। तो यहाँ पर लिखेंगे P और Q के बीच टर्मिनल विभवांतर। और B3 बिल्कुल सही, Q और B के बीच टर्मिनल विभवांतर होगा। बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई? यानी एक भ्रम हम लोग का खत्म हुआ ये कि केवल हम यही नहीं बोलेंगे कि सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को हम लोग टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम परिभाषा अगर इसका बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, बाह्य परिपथ के किसी विशेष हिस्से में, किसी भी विशेष हिस्से में, बात समझ में आ रही है? बाह्य परिपथ के किसी विशेष हिस्से में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य उस हिस्से का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं ना? तो एक जनरल परिभाषा थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। विशेष इसमें यही था जो मैंने ये भी समझा दिया कि किसी भी हिस्से के बीच जो विभवांतर होगा उसको हम टर्मिनल विभवांतर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ हमको समझ में आया कि विद्युत वाहक बल तो नियत होता था सेल के लिए, लेकिन टर्मिनल विभवांतर नियत वो किस पर निर्भर करता है? बाह्य परिपथ पर। कि आपने बाह्य परिपथ किस प्रकार का लिया है, बात समझ में आ रही है? तो स्पष्ट हो गया यहाँ पे। दूसरा हम लोग ऐसे लिखेंगे, टर्मिनल विभवांतर नियत नहीं होता है। टर्मिनल विभवांतर बाह्य परिपथ पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? अर्थात यह नियत नहीं है। तो सबसे पहला अंतर तो यही समझ में आ गया। क्या अगर हम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले रहे हैं, है ना, प्रवाहित करा रहे हैं, तो वहां पे जो किया गया कार्य होगा वो EMF हो जाएगा। आवेश कैसा होना चाहिए? एकांक होना चाहिए, विद्युत वाहक बल हो जाएगा। और वो एक सेल के लिए फिक्स होता है, किसी भी एक सेल के लिए क्या होगा? फिक्स होगा, नियत होगा, क्योंकि वो दो ही चीज पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट के प्रकृति पर। वो तो बदलने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो एक सेल के लिए नियत होगा, लेकिन भिन्न भिन्न सेल के लिए भिन्न भिन्न, क्योंकि हो सकता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ और हो, इलेक्ट्रोड कुछ और हो। बात समझ में आ रही है? अगर हम टर्मिनल विभवांतर की बात करते हैं तो हम बताएंगे केवल बाह्य परिपथ में, सेल के भीतर नहीं जाएंगे। बाह्य परिपथ में किसी विशेष हिस्से में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? उस हिस्से का टर्मिनल विभवांतर होगा, और ये बाह्य परिपथ पर निर्भर करता है, इसलिए नियत नहीं। कोई डाउट?